दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें टू वेरिएबल हैं यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण, यानी जिसमें घात सिर्फ एक ही हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, चर दो हो तो उसको लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं चर राशि क्या होती है। तो वेरिएबल वैसी राशि जिनका मान स्थिर नहीं होता, चर राशि के अलावा जैसे एक्स वाई जेड इनका मान बदलता रहता है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। अचर राशि कांस्टेंट होती है, इनका मान स्थिर होता है, एक निश्चित संख्या होती है वो कांस्टेंट होती है। वैसी राशि जिनका मान स्थिर होता है अचर राशि के अलावा जैसे 10, 5, ए बी सी आदि ये सब कांस्टेंट है। अब जो अचर राशि है वो भी दो प्रकार की होती है। कांस्टेंट एक स्वैच्छिक अचर होता है और निरपेक्ष अचर होता है। स्वैच्छिक अचर का मतलब अपने अनुसार इनको रख सकते हैं, ABCD नाम दे सकते हैं। और इसके बाद में निरपेक्ष अचर का मतलब इसके निश्चित मान होते हैं, जैसे 1, 2, 3 अंडूड 2 अंडूड 3, इस प्रकार से इसको निरपेक्ष अचर कहते हैं। अब इसके बाद में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन जो है वो हम देखेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण तो हमारे पास होता है x + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, जिसमें ABC क्या है, ABC यहाँ पर अचर है और x चर है। अब इसके बाद में यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल देखेंगे तो इसमें पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये था, हमारे पास इसका पक्षांतरण हमने किया। ये देखो ये हमारे पास है ax + b, तो इसको यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया तो हमारे पास ax + b का यदि हमने पक्षांतरण कर दिया तो a बराबर आ जाएगा -b/a, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करके लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद में नोट यहाँ पर है, एक सरल रेखा पर x + b = 0 का आरेख एक बिंदु के रूप में होता है, यानी कि बिंदु आरेख होता है। यानी कि समीकरण को यदि एक रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो बिंदु आरेख होता है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल x बराबर -b/a एक निश्चित हल होता है। यानी कि एक रेखा के रूप में तो होता है लेकिन आरेख एक बिंदु रूप में होता है। सरल रेखा तो होती है लेकिन इसका जो आरेख बनेगा वो बिंदु रूप में बनेगा, हल जो होगा, और यानी कि बिंदु आरेख होता है, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होता है। अब नियमांक तल में दो लंबवत अक्षों वाले तल में x + b = 0 का आरेख किस प्रकार से बनेगा। यदि हम इसको अक्षों में प्रदर्शित करते हैं, ये तो एक लाइन के रूप में हो गया। यदि अक्षों में यानी कि इसको ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो एक निश्चित रेखा सी बनेगी इस प्रकार से, और किसी एक रेखा के किसी एक अक्ष के समांतर होगी, यानी कि लंबवत अक्षों वाले तल में होता है, दो लंबवत अक्षों वाले तल में। और एक सरल रेखा होता है जो y अक्ष के समांतर होता है। एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, इसलिए इसका असंख्य हल होगा। इसका असंख्य हल होगा क्योंकि एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। अब इसके बाद में समीकरण को हल करने के लिए सर्व सिद्धियाँ क्या क्या चीज़ है। तो किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ने पर उसके गुणनफल भी समान होते हैं, यानी समान राशि जोड़ने पर उनके जो योगफल हैं वो समान होते हैं। उसमें जोड़ने पर कोई निश्चित यदि राशि जोड़ दिया तो उसके योगफल समान ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि समीकरण के दोनों पक्षों से समान राशि घटाने पर शेषफल भी समान होता है, यदि निश्चित राशि घटा दी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में जोड़ने और घटाने पर उसके मूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चित राशि जोड़ने और घटाने पर। कि समीकरण के दोनों पक्षों को शून्यतर समान राशि से गुणा करने पर गुणनफल भी समान रहता है। यदि किसी राशि को निश्चित राशि से गुणा कर दिया जाए दोनों पक्षों को तो उसका मान भी समान ही रहता है। किसी समीकरण के दोनों पक्षों में को शून्यतर समान राशि से भाग देने पर, समान राशि से भाग देने पर भी समान ही रहता है, भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समान राशि से भाग देने पर। पक्षांतरण, अब ट्रांसपोजिशन क्या चीज़ होती है इसको देखेंगे। समीकरण किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की क्रिया को पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरण यानी पक्ष का अंतर, यानी कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की क्रिया पक्षांतरण कहलाती है। जब किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाया जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, प्लस बदल जाता है माइनस में, माइनस बदल जाता है प्लस में, गुणा भाग में बदल जाता है, और भाग का चिन्ह होता है जो गुणा में बदल जाता है। यदि ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा और नीचे तो ऊपर आ जाएगा। एग्जाम्पल करके हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि जो लीनियर इक्वेशन ये 2x - 7 = 5 - x। अब यहाँ पर संख्या को एक तरफ कर दिया जाएगा और x को तरफ, तो ये प्लस माइनस का x इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 7x इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये दो में तो x जुड़ जाएगा, इधर -7 इधर आके प्लस के 7 हो जाएगी, प्लस के 5। तो यहाँ पर 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, या 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएंगे। अब 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 3 का भाग लगा जाएगा 12 में, तो = 12 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 3 3 3 4 12, 4 बार इसमें भाग चला जाएगा, इसका आंसर 4 आएगा।
दो चरवाल रैखिक समीकरण क्या चीज़ होती है? अब देखो, पहले हमने पढ़ा एक चरवाल रैखिक समीकरण जिसमें एक ही चर होता है, उसमें एक बिंदु उसका हल हो जाता है ना, और उसमें एक ही रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दो चरवाल रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन है, लाइन ही प्राप्त होगी, लेकिन चर यहाँ पर दो रहेंगे। वहाँ पर सिर्फ एक ही चर था, यहाँ पर दो चर रहेंगे। वो तो दो चर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से एक और ऐसा ही समीकरण बन जाए तो ये दो चरवाल रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे। तो सिर्फ दो चरवाल रैखिक समीकरण तो ये हो गया x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 दो चरवाल रैखिक समीकरण कहलाता है, जहाँ a b c अचर यानी कांस्टेंट तथा x y चर यानी कि वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी ए बी सी तो कांस्टेंट अचर है और एक्स वाई क्या है, चर है। तो दो चर हो गए एक्स और वाई, देखो ये वाला एक्स और ये वाई दो चर हो गए, इसलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है और चर दो है, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर यदि बी बराबर 0 रख दिया जाए तो ये हो जाएगा, और ए बराबर 0 रख जाता है तो ऐसा हो जाएगा। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण का आरेख कैसे बनता है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का आरेख ऐसे बनता है, एक का मान रखते जाएंगे दूसरे का मान आ जाएगा। ठीक है, और ये एक लाइन का ही निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका ग्राफ बना रखा है इस प्रकार से, ये कटान बिंदु होते हैं इसके, एक ये कटान बिंदु हो गए, दो कटान बिंदु होते हैं और एक सरल रेखा होती है। ये इसका ग्राफ बनेगा, इसकी सारणी एक्स वाई के मानों की सारणी बनेगी, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अब एग्जाम्पल 2 में एक ही लीनियर इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल 0, तो x बराबर 5 का ही ग्राफ बनेगा। तो इसमें x बराबर 5 का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनेगा। देखो एक ही बिंदु पर होकर जाएगी एक रेखा। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 2 यानी y बराबर 2, सिर्फ यहाँ पर y की जगह 2, जो y पर 2 है वहीं पर टच करके एक रेखा जाएगी, तो y बराबर 2 का ग्राफ है। महत्वपूर्ण तथ्य, रैखिक समीकरण का रेखा चित्र हमेशा एक सरल रेखा में ही होता है। रैखिक समीकरण में से एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये नहीं कि वक्रित हो जाएगा, सिर्फ एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। x बराबर c, जहाँ c अचर है, का आरेख y x के समांतर एक सरल रेखा होगा। यदि x बराबर कोई भी राशि है ना, तो x बराबर कोई भी राशि या c है तो वो y x के समांतर होगा, और y बराबर c है तो वो x अक्ष के समांतर होगा, और x बराबर 0 है तो आलेख y x पर होगा, और y बराबर 0 है तो आलेख x अक्ष पर होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे आ जाए कि x बराबर हमारे पास आ जाए x बराबर 5 है, तो ये कहाँ पर होगा, ये y x के समांतर होगा। y x किधर होता है, ये वाला जो खड़ी लाइन है y x है, इसके समांतर यहाँ पर होगा, या इधर होगा 5। ठीक है, अब इसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म युगपत समीकरण। अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हैं, लेकिन लास्ट में युग्म लगा हुआ है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म का मतलब जोड़े में होंगे, यानी दो समीकरण होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगी लेकिन दो होगी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम देखेंगे। यहाँ पर पहला जो है समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें 2 लग जाएगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। वही चीज़ यहाँ पर 1 1 लग रहा है, यहाँ पर 2 लग रहा है। अब इसके बाद में ये चीज़ें देख लेना एक बार, a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0, यानी a1 और a2 ये b1 और b2 है, ये 0 नहीं है। यदि x y के गुणांक ही 0 हो जाएंगे तो ये फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है, कोई युगपत समीकरण कहते हैं, इनको युगपत समीकरण कहते हैं क्योंकि युग में है, x और y दो चर हैं, इसमें अज्ञात चर है। तो दो रैखिक युगपत समीकरणों में अज्ञात चर x y को हल करने की विधियां निम्नलिखित होती है। अब इनको हल कैसे किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप है वो ये है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक, इसको समीकरण 1 के प्रदर्शित किया जाएगा, इसको 2 से। ठीक है, अब ये इस मानक रूप हो गए। इनको हल करने की विधियाँ कौन सी है, सबसे पहले तो आलेख की विधि है ना, बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि आलेख की विधि का मतलब होता है चित्र या आलेख बनाकर, यानी कि ग्राफ बनाकर इसको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे को मान को प्रतिस्थापित कर देना। तुलनात्मक विधि का मतलब तुलना करके। विलोपन का मतलब होता है एक x या एक किसी चर को नष्ट करके दूसरे चर का मान ज्ञात करना। वज्र गुणा विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद मेथड। इसके बाद में सबसे पहले विधि हम देखेंगे आलेख विधि। आलेख विधि हम क्या करते हैं, ग्राफ बना के इसको हल करते हैं, यानी कि किसी एक बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वो इसका हल होता है। ठीक है, इसको प्रतिच्छेद बिंदु भी कहता है। युगपत समीकरण के आलेख 3 प्रकार के होते हैं। आलेख 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है जो इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, इंटरसेक्शन
यदि प्राप्त होता है तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि प्राप्त होती है, पहला हल इस प्रकार से होता है। इस स्थिति में हल अद्वितीय होता है और युगपत समीकरण निकाय अवरोधित निकाय कहलाता है और प्रतिच्छेद बिंदु ही उसका हल होता है। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और जहाँ पर ये बिंदु जिस बिंदु प्रतिच्छेद करेगी वो इसका हल होता है। दूसरी रेखा प्राप्त होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती वो समांतर रेखाएं होती हैं। इस स्थिति में एक भी हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं मिलेगी नहीं तो हल नहीं होगा। समीकरण निकाय विरोधी निकाय कहलाता है, यानी कि इसको में हम कहते हैं कि असंगत निकाय होता है और उसमें संगत निकाय होता है। अब इसके बाद में संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब ऐसी रेखाएं जो एक लाइन खींचने पर उसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दी जाए तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। इस स्थिति में अनगिनत हल होते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह होती है, दोनों मिली हुई रहती है तो उसमें अनेक हल होंगे, है ना। इस प्रकार से यानी कि वो एक बिंदु पर काटेगी तो एक हल होगा, रही तो मिली हुई है अनेक बिंदु पर काट रही तो उसको अनेक हल होंगे। और युगपत समीकरण निकाय अवरोधित निकाय कहलाती है। अवरोधित का मतलब होता है ये संगत निकाय होगी क्योंकि इसके अनेक हल हैं। इसे आश्रित निकाय भी या आश्रित समीकरण निकाय भी कहते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि, तो हमने दो विधियाँ पढ़ ली। पहली विधि तो हमारे पास है आलेखी विधि। दूसरी विधि अब जो चल रही है उसको हम बोल लेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब नाम से हम देख सकते हैं कि इसमें किसी न किसी एक चर का स्थापित किया जाता है। अब इसका जो वर्किंग रूल है वो क्या चीज़ है, सबसे पहले दिए गए पहले समीकरण से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में निकाला जाता है, यानी प्रतिस्थापित किया जाता है, रखा जाता है। इसके बाद में पहले समीकरण को निकाले एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल किया जाता है, जिससे एक चर का मान ज्ञात हो जाता है। अब उस ज्ञात चर के मान को जो पहले वाला था उसमें रख दिया जाता है। ज्ञात चर का मान पहले स्टेप से निकले संबंध में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यहाँ पर दो समीकरण दे दो समीकरण का मतलब दो रैखिक समीकरण युग्म है। 2x + 3y = 5 और 3x - y = 2 को प्रतिस्थापित विधि से हल करें तो 2x + 3y = 5। तो प्रतिस्थापन विधि से में सिर्फ x का मान निकालना है तो यहाँ पर 3 को हटाना पड़ेगा, तो इसका 3 का पक्षांतर कर दिया तो 2x = 5 - 3y हो गया। अब इसके बाद में 2 को भी हटाना है, 2 को नीचे भेज देंगे तो 5 - 3y के नीचे हो गया 2। इस प्रकार से इसमें 2 भी नीचे आ गया, फिर x का मान निकल गया। इसको समीकरण दे देंगे, इस x के मान को वापस पहले वाली यानी कि x जो समीकरण 1 का मान सेकंड में रखने पर ये समीकरण 1 दे दिया, इसमें सेकंड में रख देंगे इसके मान को। अब जैसे इसमें सेकंड में रखेंगे मान को, देखते हैं किस प्रकार से रखेंगे। अब देखो जो x का मान आया तो हमारे पास, तो यहाँ पर 3 की जगह 3x की जगह ये मान रख दिया -y और बराबर 2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर इसको तो गुणा कर लेंगे और नीचे इसको भाग में रखेंगे, फिर ये 2 इससे गुणा हो जाएगा तो 4 हो गया। और ये वाले इसको हल करेंगे तो 15 और -9 और -2 यहाँ पर 11y होगी। अब इसको और भी पक्षांतर कर देते हैं तो ये हमारे पास हो गया 15 में से 4 गए तो 11 और y बराबर 11/11 तो y बराबर 1। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो इस प्रकार से x बराबर 5 - 3 × 1/2, 5 - 3 5 में 3 गया तो 2/5 बराबर 1 इसका मान आ जाएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 इसके मान प्राप्त होता है। अब तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि को हम क्या करते हैं, तुलनात्मक विधि का कंपैरिजन मेथड है तुलनात्मक विधि, तो इसमें तुलना की जाती है, ठीक है। फिर आती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में एक चर को हटा दिया जाता है, ठीक है, और इसको बाद में समझेंगे। फिर वज्रगुणन विधि और फिर कार्य नियम है इसके, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद में हमारे पास आता है, ये विधियाँ संपूर्ण हो जाती है। तो हमने एक तो प्रतिस्थापन विधि समझी है, एक आलेखी विधि समझिए और एक हमने प्रतिस्थापन विधि समझी है। आलेखी विधि में इसके जो कितने रूप है, 3 प्रकार की रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। और प्रतिस्थापन जो विधि है उसको हमने समझा है। अब इसके बाद में हम तुलनात्मक विधि और अगली विधि जो विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ये बाद में समझते हैं, ठीक है।